हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी डूइंग फाइन, फैंटास्टिक एंड फैबुलस। तो दोस्तों, आपकी वर्गीदों की तैयारी ज़ोरों शोर से चल रही होगी। इसी बीच कड़ी में मैं हाजिर हूँ आपके साथ। आर कृष्णा ट्री लिखी गई तोड़दत्त के द्वारा एक पोएम है जो उसको 5 स्टेंजर्स में लिखा गया है तोड़दत्त के द्वारा। तो दोस्तों, मैं इसको आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हालांकि वक्त की खलल होने की वजह से मैं आपको स्टेंजा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए मैं समरी लेके आया हूँ। वैसे भी मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही प्रेपरेशन करवाने वाला हूँ, जो कि आपको 100% सिलेक्शन ला कर देगी। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए आपको मेरे को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। देन सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन एंड राइट द कमेंट बॉक्स व्हाट यू वांट फ्रॉम मी। किस तरीके के एमसीक्यूज, किस तरीके के चैप्टर्स को सबसे पहले आप चाहते हैं, देन आई विल अपलोड दैट काइंड ऑफ वीडियोस फॉर यू। ओके, तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ आर कैसोना ट्री तोड़दत्त के द्वारा लिखी गई पोएम। तो दोस्तों, तोड़दत्त ने किस तरीके के लिटरेरी डिवाइसेस और थीम बेस्ड ये पोएम लिखी है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको एमसीक्यूज ट्राई करवाने वाला हूँ इस पोएम के बेस्ट पर। उसके बाद हम पोएट के लाइफ एंड वर्क्स के रिलेटेड एमसीक्यूज भी ट्राई करने वाले हैं, जिससे आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन 100% हो जाती है फ्रॉम दिस चैप्टर। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है तोड़दत्त के द्वारा लिखा गया आर कैसोना ट्री, यूनिट नंबर 15, चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम योर वर्ग 2 सिलेबस। ओके, तो स्टार्ट करें, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर आर कैसोना ट्री की ये समरी, ठीक है, 5 स्टेंजर्स में लिखा गया तोड़दत्त के द्वारा ये पोएम है। द पोएम आर कैसोना ट्री बाय तोड़दत्त इज अ ट्रिब्यूट टू द मैजेस्टिक ट्री दैट होल्ड्स डीप पर्सनल एंड इमोशनल सिग्निफिकेंस। तो दोस्तों, आर कैसोना ट्री जो है, जैसे कि आपकी इमेज, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि कैसोना ट्री कैसा दिखता है। तो ये जो कैसोना ट्री जो है तोड़दत्त के द्वारा लिखी गई पोएम एक ट्रिब्यूट है। ठीक है, ट्रिब्यूट किसके लिए? एक ट्री के लिए, जिसमें जो तोड़दत्त के लिए एक डीप पर्सनल और इमोशनल सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, ये काफ़ी व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने ये पोएम लिखी है ना, जिसके साथ उनका एक इमोशनल अटैचमेंट है ना। फॉर द पोएट, द ट्री स्टैंडिंग टॉल एंड ग्रैंड। क्या बोल रहे हो कि द ट्री जो है वो स्टैंडिंग टॉल एंड ग्रैंड, काफ़ी लंबा चौड़ा है ना पेड़ है। सिम्बोलाइजेस, जो कि क्या संकेत देता है उस पेड़ उनके लिए, क्या संकेत है? स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती, एंड्योरेंस, एंड्योरेंस माने कि सहनशीलता, एंड द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो तोड़दत्त का ये व्यक्तिगत पोएट लिखना काफ़ी पर्सनल है, ठीक है, और इमोशनल भी है। तो वो पेड़ जो है, जब उसको देखते हैं पेड़ को, तो वो उनके लिए एक मजबूती, सहनशीलता और बचपन की यादों का ढेर सारा पिटारा है। ठीक है, थ्रू विविड इमेजरी एंड पोएटिक डिवाइसेस। तो दोस्तों, तोड़दत्त ने काफ़ी विविड इमेजरी और पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ किया गया है इस पोएम में। आपको पता ही है कि पोएम को लिखने के लिए काफ़ी सारी पोएटिकल है ना डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है, जिनको लिटरेरी डिवाइसेस बोलते हैं। ठीक है, दत्त कनेक्ट्स द ट्री विद द थीम ऑफ नॉस्टैल्जिया। ये नॉस्टैल्जिया क्या है? ये पुरानी यादों, जब आपको कोई पुरानी याद तरोताज़ा हो जाती है, उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। ठीक है, तो दत्त जो है इस ट्री को कनेक्ट करते हैं उनकी एक नॉस्टैल्जिया थीम से, है ना, लव, है ना, एंड पैसेज ऑफ द टाइम। यानी कि जब बचपन की यादों को वापस से तरोताज़ा कर रहे हैं अपनी पोएम के द्वारा, लिटरेरी डिवाइसेस का प्रयोग करके, है ना। तोड़दत्त तो क्या बोल रहे हैं कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन पैसेज ऑफ द टाइम के साथ, है ना, लेकिन अब जिस थीम का प्रयोग कर रहे हैं वो नॉस्टैल्जिया है, लव है और पैसेज ऑफ द टाइम। ठीक है, यानी कि वक्त का जो है ना, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ा है ना, समय के साथ, लेकिन उस पैसेज ऑफ द टाइम को अपने पोएम के माध्यम से, है ना, वापस से तरोताज़ा कर रहे हैं। ठीक है, वो प्रेम, वो बचपन की यादें। द ट्री सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ लॉस्ट लव्ड वंस। और उस ट्री को देख के वो क्या समझ रहे हैं? वो समझ रहे हैं, वो क्या याद कर पा रहे हैं कि उन्होंने अपने जो खास, जिनको वो प्रेम करते थे, उनको खो दिया है ना, उनको खो दिया है। एंड द पोइट यर्निंग फॉर हर होमलैंड। और पोइट जो है, पोइट क्या कर रहे हैं? अरमान, यर्निंग माने अरमान, उनके अरमान जग रहे हैं किसके लिए? हर होमलैंड, यानी कि वो वापस से अपने देश जाना चाहते हैं, अपनी सर ज़मीन पर वापस लौटना चाहते हैं। इस तरीके के कैसोना ट्री को देखकर इस तरीके की यादें उनके मन में उठ रही है, डिस्पाइट हर फिजिकल डिस्टेंस। और अब वो कैसोनेट जो ट्री है, जहाँ पे वो रहते थे, अपनी बचपन की यादों का पिटारा खूब सारा, है ना, संजो के रखा उन्होंने अपने मन के अंदर। तो वो फिज़िकली, यानी कि वो बहुत ज़्यादा दूर है अपने उस देश से, है ना, जहाँ पे वो रहते थे। और ये सब की यादें कौन दिला रहा उनको? कैसोना ट्री। ओके दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि थीम एंड रिलेटेड डिवाइसेस तोड़दत्त के द्वारा जो यूज़ किए गए हैं पोएम के अंदर, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। नेचर एंड नॉस्टैल्जिया
थीम यूज़ की गई है तोड़दत्त के द्वारा। द ट्री रिप्रेजेंट द पोएट्स डीप इमोशनल कनेक्शन टू हर पास। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नेचर है वो है ट्री, और नॉस्टैल्जिया यानी कि पुरानी यादें ताज़ा हो रही है, वो किसके द्वारा हो रही है? पेड़ के द्वारा हो रही है। तो पेड़ के साथ उनके पुरानी यादें जुड़ी हुई है। कौन सी? बचपन की यादें। सेकंड नंबर पे आता है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म यानी सांकेतिक रूप से किस तरीके का किस चीज़ का प्रयोग किया गया है? ट्री का। ट्री यहाँ पे बताता है पोएट की डीप इमोशनल कनेक्शन, जो कि उनकी पुरानी है ना भूतकाल, पुरानी जो एक्शंस है ना, यानी कि पुराने पास्ट है ना भूतकाल के से जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब बात करें नंबर थर्ड पे, पर्सोनिफिकेशन, यानी कि ट्री इज डिपिक्टेड एज लिविंग एंटिटी। ट्री को किस तरीके से दर्शाया गया है? जैसे कि कोई एक जीवित पहचान हो, है ना, विथ इमोशंस। और किस तरीके से समझाया गया है? दर्शाया गया इमोशन के साथ। ठीक है, हाव भाव के साथ। नंबर फोर पे आता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट, द प्रेजेंट एंड पास्ट आर कॉन्ट्रास्टेड टू इवोक नॉस्टैल्जिया। जो वर्तमान और भूतकाल को जोड़ा गया है ना, ताकि नॉस्टैल्जिया है ना जग सके। नॉस्टैल्जिया ने पुरानी यादों वापस से जग सके, है ना, पुरानी यादें वापस से तरोताज़ा हो सके। तो दोस्तों इस तरीके से थीम और लिटरेरी डिवाइसेस हमने कवर कर लिए। अब आते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि वी आर गोना ट्राई एमसीक्यू बेस्ड ऑन दिस पोएम आर कैसुना ट्री रिटन बाय तोड़दत्त। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है अपना, हु इज़ द ऑथर ऑफ आर कैसुना ट्री? दैट हैज़ टू बी रिमेंबर्ड, जिसका आंसर है तोड़दत्त। तोड़दत्त ने ही आर कैसुना ट्री को लिखा है। ठीक है, ये पोएम, ठीक है, लिखी है एक्चुअली। तोड़दत्त इज अ लेडी, यू नो व्हाट, इट साउंड्स लाइक यू नो मेल नेम। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई एम कमिटिंग मिस्टेक अगेन अगेन। ठीक है, तो कीप इन माइंड कि तोड़दत्त इज अ लेडी। सेकंड क्वेश्चन है, देखो, इन विच लैंग्वेज वॉज आर कैसुना ट्री ओरिजिनली रिटन? तो आर कैसुना ट्री को ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा गया है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बंगाली, फ्रेंच, हिंदी, इंग्लिश। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इंग्लिश इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, व्हाट इंस्पायर्ड तोड़दत्त टू राइट आर कैसुना ट्री? इस टाइप के क्वेश्चन आपके ज़रूर आ सकते हैं कि किस चीज़ ने उनको प्रेरित किया आर कैसुना ट्री पोएम लिखने के लिए? तो हर लव फॉर एडवेंचर, नॉट एट ऑल। अ हिस्टोरिकल इवेंट, ये किसी भी तरीके का ऐतिहासिक घटना नहीं है। मेमोरीज ऑफ अ चाइल्डहुड एंड लॉस्ट सिबलिंग्स, दैट हैज़ टू बी करेक्ट। एंड द डी ऑप्शन इज़ अ फेमस लीजेंड। कोई फेमस लीजेंड के बारे में बात नहीं कही है, उन्होंने अपने बचपन के बारे में बात करी है। और लॉस्ट सिबलिंग्स यानी कि उनके जो भाई बहन थे उनको उन्होंने खो दिया बचपन में, उसके बारे में ये पोएम है आर कैसुना ट्री। आर कैसुना ट्री, ट्री उनको इन चीज़ों की याद दिलाता है, उनकी बचपन की, जिनको उन्होंने खो दिया अपने बचपन में ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाते हैं, व्हाट डज द कैसुना ट्री सिम्बोलाइज इन द पोएम? तो किस तरीके का सांकेतिक रूप है कैसुना ट्री? ठीक है, तो साइंटिफिक डिस्कवरी, नॉट एट ऑल। नेचर्स डिस्ट्रक्टिव पावर, नॉट एट ऑल। चाइल्डहुड मेमोरीज, लव एंड इमॉर्टेलिटी, यस दिस इज ट्रू। डी ऑप्शन है वॉर एंड कन्फ्लिक्ट, यानी कि युद्ध और किसी भी तरीके का मतभेद, है ना, इस तरीके का सिंबलाइज सांकेतिक रूप नहीं है कैसुना ट्री। ठीक है, तो राइट आंसर अपना बनता है चाइल्डहुड मेमोरीज, लव एंड इमॉर्टेलिटी। इमॉर्टेलिटी यानी कि क्या होता है? यानी कि कोई चीज़ ना ही कभी मर सकती। कौन सी चीज़ मर नहीं सकती? यादें कभी मर नहीं सकती। ठीक है, और वैसे भी कोई जिंदा होती नहीं यादें, लेकिन मर नहीं सकती है ना। इट इज़ ऑलवेज रिमेंबर्ड, है ना, मेमोरीज आर ऑलवेज रिमेंबर्ड। ठीक है, तो इसीलिए इसे बोला है इमॉर्टेलिटी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ आर कैसुना ट्री? है ना, कैसुना ट्री का फॉर्म क्या है? सोनेट, ऑड, बैलाड, एपिक। यानी किस रूप में लिखा गया ये पोएम है? सोनेट में लिखा है? नहीं। ऑड में लिखा है? बैलाड, एपिक। राइट आंसर है ऑड में लिखा गया है ना इस पोएम को। पोएटिक फॉर्म क्या है इसका? ऑड। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, विच लिटरेरी डिवाइस इज prominently used in describing the tree's creeper as a giant scarf? तो कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है ना ट्रीज क्रीपर, है ना, एज अ जाइंट स्कार्फ को, है ना। तो कौन सा लिटरेरी? मेटाफर, जैसे कि ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा में आपको दे रखा है, ये क्या है? मेटाफर है, सिम्बली है, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल। कौन सा लिटरेरी डिवाइसेस है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मेटाफर। और मेटाफर क्या होता है आपको पता ही है, कोई भी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से, एक पर्सन को दूसरे पर्सन से कंपेयर करने के लिए विदाउट यूजिंग लाइक और एस। लाइक का मतलब क्या होता है? जैसे कि। एस का मतलब क्या होता है? जैसे कि। तो अपन बोलते हैं ना कि तू इसके जैसा दिखता है, तो इस तरीके से ना बोलते हुए क्या बोलते हैं? डायरेक्ट तू वैसा है ना। जैसे कि तू सलमान खान है, बोल दिया मैंने, तू सलमान खान है, तू शाहरुख खान है, तू भैंस है, ठीक है, तो ये जो बिल्डिंग है ये एक महल है, ऐसा बोल दिया। मतलब किसी का डायरेक्टली कंपैरिजन करना। तू तेरे अंदर तू शेर की एनर्जी है,
डायरेक्टली बोल दिया है ना, ऐसा नहीं बोला कि तू शेर जैसा है, नहीं तू शेर है, डायरेक्ट बोल दिया है ना। इस तरीके का लिटरेरी डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है, उसे बोलता है मेटाफर, है ना। जैसे मैंने आपको बोल दिया यू आर लॉयन इन द बैटलफील्ड, मतलब तुम है ना जब युद्ध भूमि में उतरते हो तो तुम एकदम शेर हो, मतलब शेर वाली एनर्जी से कंपेयर डायरेक्टली कर दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। द जायंट वियर्स द स्कार्फ and flowers are hung in crimson clusters. What figure of speech is used? Figure of speech क्या है ना, भाषा का है ना एक अलग तरीके से प्रयोग करना, है ना, एक ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट करना, है ना, तो उसके लिए फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखो अभी बताया था मैंने, सिमली आ गया, सिमली है ना, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, आयरनी, ठीक है। तो कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन, देखो आंसर आपका पर्सोनिफिकेशन। अब कैसे पहचानो, द जायंट वियर्स द स्कार्फ। अब जायंट का मतलब कौन है, यहाँ पे पेड़ है, जायंट बहुत बड़ा पेड़ है, कौन सा, कैस्टोनट ट्री, ठीक है। जिसने क्या पहन रखा है, स्कार्फ पेड़ का भी स्कार्फ पहनता है क्या, नॉट एट ऑल। तो देखो ध्यान लगाना, कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो उसको लिविंग थिंग के साथ कंपेयर करके उसे है ना जीवित रूप देना पर्सोनिफिकेशन क्राइटेरिया के अंदर आता है। यानी कि वह जो लिटरेरी डिवाइसेस होगा वो पर्सोनिफिकेशन होगा, यानी कि उसे पर्सन की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है ना, आया समझ में। तो जैसे ही मैंने आपको एग्जांपल तौर पे बता दूं कि ट्रीज आर डांसिंग, अब ट्रीज कभी डांस करते हैं क्या, नहीं, लेकिन हवा के झोंके से इस तरीके से लहला रहे हैं कि मैंने बोल दिया कि ट्रीज आर डांसिंग। ये एक लिटरेरी डिवाइस है जिसका जीवित है ना पहचान के साथ जोड़ दिया जाता है, जीवित वस्तु के साथ जोड़ दिया जाता है, किसको, अजीवित वस्तु को, जो इंसानों के जैसा नहीं कर सकती उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो लिटरेरी डिवाइस यानी कि फिगर ऑफ स्पीच जो है वो क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन, ओके। राइट आंसर इज द सी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टोन डज द तोड़दत्त यूज थ्रू आउट द पोएम। तो कौन सी टोन, कौन से लहजे का प्रयोग करते हैं तोड़दत्त अपनी पूरे पोएम में। ह्यूमरस तो बिल्कुल भी नहीं, यानी कि बिल्कुल ऐसी हंसी मजाक वाली बिल्कुल बात नहीं करते पोएम के अंदर, है ना। थोड़ा इमोशन तो ज़रूर है क्योंकि अपनी बचपन की यादों के बारे में बात कर रहे हैं, और दूसरा और उनके जो प्रेमी यानी कि उनके बचपन के जो भाई बहन है, सिबलिंग्स, है ना, वो खो दिए उन्होंने बचपन में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ह्यूमरस वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। सटायरिकल, नॉस्टैल्जिक एंड मेलैंकोलिक, जॉयस एंड सेलिब्रेटरी। तो सटायरिकल तो व्यंग बिल्कुल भी नहीं किया उन्होंने किसी को लेकर, है ना। सी इज द राइट आंसर, नॉस्टैल्जिक एंड मेलैंकोलिक, है ना। नॉस्टैल्जिक यानी पुरानी यादों का तरोताज़ा हो रही है, और मेलैंकोलिक यानी थोड़ा बहुत दुख है, दुख तो है, सैडनेस तो है। इसीलिए इस पोएम में, है ना, अब देखेंगे पूरी पोएम के अंदर तोड़दत्त ने, है ना, नॉस्टैल्जिक और मेलैंकोलिक की बात करी है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 9 पे आ जाओ। व्हाट काइंड ऑफ क्रीपर इज मेंशन्ड इन द पोएम। इस पोएम के अंदर क्रीपर कौन, है ना, कौन से प्रकार के क्रीपर का प्रयोग किया गया है पोएम के अंदर। देखो, मनी प्लांट, वाइन, अ क्रीपर विथ क्रिम्सन फ्लावर, या एवी, है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्रीपर यानी रेंगने वाला कीड़ा होता है, ठीक है। तो अ क्रीपर विथ क्रिम्सन फ्लावर, है ना, इस पोएम के अंदर, है ना, एक कीड़े का प्रयोग किया गया जो क्रिम्सन फ्लावर के ऊपर रेंगता है, ठीक है। इस तरीके के कीड़े का, है ना, इस पोएम के अंदर जिक्र किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। व्हाट साउंड इज हर्ड इन द पोएम दैट एड्स टू द नेचुरल इमेजरी। किस प्रकार के साउंड का प्रयोग सुना गया है इस पोएम के अंदर, है ना, जो नेचुरल इमेजरी, है ना, जो कि प्राकृतिक तौर पे है ना, प्राकृतिक तौर पे दिखता है, जैसे कि रॉर ऑफ द सी, है ना, चिर्पिंग ऑफ द क्रिकेट्स, स्वीट सॉन्ग ऑफ बर्ड्स एंड बजिंग ऑफ बीज, या थंडर कैप्स, है ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्वीट सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स अब स्वीट सॉन्ग्स बर्ड्स कभी सॉन्ग तो कभी गाती नहीं, गीत तो कभी गाती नहीं, लेकिन उनकी जो आवाज़ें हैं वो काफ़ी स्वीट यानी कि काफ़ी मधुर है। एंड द बजिंग ऑफ बीज, यानी कि मधुमक्खियों की जो आवाज़ है बिन बिनाने की, है ना, उसको सुना गया है पोएम के अंदर, जो कि एक नेचुरल इमेजरी यानी कि प्राकृतिक तौर पे एक सांकेतिक यूज़ किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया, है ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इस पोएम के अंदर, किसकी, बर्ड्स की और बीज की, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। व्हाट डज द पोएट सी रिफ्लेक्टेड इन द वाटर नियर द ट्री। तो व्हाट डज द पोएट सी, पोएट क्या देखता है वाटर के अंदर, पानी के अंदर, है ना, ट्री के पास में, है ना। तो द रिफ्लेक्शन ऑफ द हर हाउस, क्या उसके घर का, है ना, एक प्रतिबिंब देखता है। द शेडो ऑफ द कैस्टोनट ट्री, क्या कैस्टोनट ट्री की छाया देखता है। हर ऑन रिफ्लेक्शन, क्या उसकी उसका खुद का प्रतिबिंब देखती है। या क्लाउड्स फ्लोटिंग बाय, या जो क्लाउड्स हैं, है ना, यानी कि जो बादल हैं वो जाते हुए दिख रहे हैं
पानी के अंदर? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, द शेड ऑफ द कैसनट ट्री, है ना, पानी के अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, उनके घर के पास में, है ना, तो उस पानी के अंदर क्या दिख रहा है ना, छाया दिख रही है किसकी? कैसोना ट्री की, कैसोना ट्री की। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम ऑफ आर कैसोना ट्री? कौन सी थीम नहीं है कैसोना ट्री? मैंने आपको थीम अच्छे से पढ़ाया, सिंबोलिज्म किस तरीके का यूज़ किया गया पोएम के अंदर वो भी पढ़ाया, तो आपको अभी याद आ जाए। इमॉर्टलिटी ऑफ मेमोरीज, नेचर्स ब्यूटी, पॉलिटिकल फ्रीडम, लव एंड लॉस। देखो ध्यान लगाना, इमॉर्टलिटी एंड मेमोरीज, इमॉर्टलिटी ऑफ मेमोरीज यानी कि जो यादें हैं वो कभी नहीं मरती। मैंने अभी बात की थी रिसेंटली, ठीक है, तो यादें जो कभी नहीं मरती वो इमॉर्टल है। क्या है? इमॉर्टल। नेचर्स ब्यूटी, ऑफकोर्स नेचर्स ब्यूटी के बारे में बात करी, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम यानी कि राजनीतिक आज़ादी की किसी इस तरीके की बात नहीं कही है ना, इस तरीके की कोई भी बात नहीं की गई है तोड़दत्त के द्वारा। लव एंड लॉस, ऑब्वियसली लव की बात करी गई, उनके बचपन के जो प्यार था, है ना, उनके बचपन की जो यादें, और उन्होंने बचपन में अपने भाई बहनों को खो दिया था, उसके बारे में बात की। तो कौन सी थीम के बारे में बात नहीं की? पॉलिटिकल फ्रीडम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। व्हाई डज द पोएट वांट द कैसोना ट्री टू बी इमोर्टलाइज्ड? तो पोएट क्यों चाहता है कि कैसोना ट्री जो है वो इमोर्टलाइज हो जाए, यानी कि बिल्कुल क्या हो जाए, जो कभी ना मरने वाला हो, है ना, अमर हो जाए। क्या हो जाए? अमर। बिकॉज इट इज़ अ रेयर एंड एंडेंजर्ड, क्योंकि कैसोना ट्री जो है वो काफ़ी, है ना, रेयर है और एंडेंजर्ड, यानी कि अब, है ना, अब कभी भी ख़त्म नहीं, मतलब कभी भी ख़त्म हो सकता है, इसलिए उसे संजो के रखा जाए। बिकॉज इट सिम्बोलाइजेज हर चाइल्डहुड मेमोरीज and love for her siblings, because it provides fruits and shelter, because it's a historical monument। देखो ध्यान रखना, कैसोना ट्री कोई हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट तो है नहीं, है ना, तो उसे इमोर्टलाइज यानी कि अमर कर दिया जाए, ये भी राइट आंसर नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छा फ्रूट और शेल्टर यानी कि छाया प्रदान करता है, छत्र छाया देता है, इसलिए इसे इमोर्टलाइज यानी कि अमर कर दिया जाए, ये भी राइट आंसर नहीं। राइट आंसर है बिकॉज इट सिम्बोलाइजेज हर चाइल्डहुड मेमोरीज, है ना, जो संकेतिक किसका देता है? चाइल्डहुड में बचपन की यादों का, और लव फॉर हर सिबलिंग्स यानी कि अपने भाई बहनों की प्रेम का संकेत है। तो इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। द ट्री इन द पोएम रिप्रेजेंट्स, ट्री पोएम के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है? जस्ट अ रैंडम ट्री इन अ गार्डन, नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट राइट आंसर। द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन एम्बिशन, है ना, ह्यूमन एम्बिशन जो है यानी कि ह्यूमन की जो आकांक्षा होती है, इंसान की जो आकांक्षा है, उनको मजबूती देने का काम करते हैं। अ सिंबल ऑफ एंड्यूरिंग मेमोरीज एंड इमोशनल अटैचमेंट, है ना। ऑप्शन डी है द पोएट्स फियर ऑफ नेचर, पोएट्स फियर ऑफ नेचर बिल्कुल भी बात नहीं कही, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिंबल ऑफ एंड्यूरिंग मेमोरीज एंड इमोशनल अटैचमेंट के बारे में पोएम जो है ना, रिप्रेजेंटेशन एक ट्री के द्वारा किया जाता है पोएम के अंदर, ठीक है। तो किसका संकेत है? एंड्यूरिंग, एंड्यूरिंग मतलब कि सहन शक्ति, किसकी सहन शक्ति? मेमोरीज, ठीक है, एंड्यूरिंग मेमोरीज, ठीक है। देखो ध्यान लगाना, मेमोरीज की जब वो पुरानी यादों को याद करता है तो बहुत ज़्यादा उसे दुख होता है, सैडनेस फील होती है, ठीक है, मैंने आपको बताया था, है ना, तो सैडनेस बहुत ज़्यादा, है ना, फील होती, तो उनको सहन शक्ति इतनी है उसके, है ना, तो उसका संकेत है ना, इमोशनल अटैचमेंट है पोएट का, जो इमोशनल अटैचमेंट है ना, ट्री के साथ, उसको रिप्रेजेंट करता है एक ट्री जिसका नाम है कैसोना ट्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, द फ्रेज लाइक अ ह्यूज पाइथन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये तो आपको पता ही है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिमली, है ना। तो पहला आपको ऑप्शन दे रखा है मेटाफर, सेकंड बी, थर्ड ऑप्शन दे रखा है हाइपरबोल, फोर्थ दे रखा है ऑक्सीमोरॉन। तो आपका राइट आंसर है सिमली। सिमली क्या होता है? सिमली एक पॉलिटिकल डिवाइस है ना, पोइटिकल यानी कि लिटरेरी डिवाइसेस हैं, है ना, और इसको कैसे पहचाना जाता है मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि कोई भी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से, या एक इंसान को दूसरे इंसान से कंपैरिजन यानी कि तुलना की जाती है, किसका यूज़ करते हुए? लाइक और एज, है ना। लाइक और एज क्या होता है? जिसका दोनों का मतलब होता है जैसे कि मैंने बोल दिया यू आर लाइक अ डॉग, मतलब तुम कुत्ते जैसे हो, है ना। यू आर लाइक अ कैट, तुम कैसे बिल्ली जैसे हो। तो मैंने किसका यूज़ करते हुए कंपैरिजन, तुलना की है, कौन से वर्ड का यूज़ करते हुए? लाइक का मतलब होता है जैसे कि, ठीक है। तो आप पहचान गए होंगे, यहाँ पे लाइक अ ह्यूज पाइथन लिखा हुआ है, जैसे कि एक बड़ा सा पाइथन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइसेस होगा? सिमली। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, द पोएट्स कंपैरिजन ऑफ द ट्री टू अ जायंट एम्फेसाइजेस। तो पोएट ने कंपैरिजन, तुलना की है ट्री की, किससे? एक जायंट से, जो किस पे जोर देता है? एम्फेसाइजेस मतलब जोर देना, ठीक है। तो किस पे जोर देता है? इट्स अ मैजिकल पावर, नॉट एट ऑल, मैजिकल पावर तो नहीं है। इट्स अ स्ट्रेंथ एंड ग्रैंडियर, इट्स अ वीकनेस, ऑप्शन नंबर डी, इट्स अ फ्रूट बीयरिंग एबिलिटी। देखो ध्यान लगाना, कैसोना ट्री के पोएम के अंदर किसी भी तरीके के मतलब फूल या फल को
पैदा करने की योग्यता पर बिल्कुल भी खासा जोर नहीं दिया गया है ना। जोर किस पे है ना, ये जायंट का जो है ना जोर किस पे दिया गया, इस स्ट्रेंथ एंड ग्रैंड्योर, ठीक है, यानी कि पेड़ की मजबूती और इसके विशाल रूप को लेकर बात की गई है तुरदत्त के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ। व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन एंड इन द हश ऑफ नून वी हियर द बीज। तो यहाँ पे ध्यान लगाना कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है। देखो ध्यान से पढ़ो, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में जो यूज़ किया गया सेंटेंस है एंड इन द हश ऑफ नून वी हियर द बीज। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए एलिट्रेशन, बी ओनोमोटोपिया, सी हाइपरबोल, डी आयरनी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पे हश ऑफ नून वी हियर द बीज, देखो ध्यान लगाओ यहाँ पे हश ऑफ नून, हश और हियर, इस सेंटेंस के अंदर दो वर्ड जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, हश और हियर, है ना। यानी कि सिमिलर साउंड सिंगल लाइन के अंदर अगर आते हैं, है ना, तो वहाँ पे एलिट्रेशन होता है। तो हश और हियर जो है ना, वो एलिट्रेशन का लिटरेरी डिवाइसेस का संकेत है, ठीक है। तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस आपका क्या हुआ, एलिट्रेशन, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डज द पोएट फील व्हेन थिंकिंग अबाउट द कैसोना ट्री। हाउ डज द पोएट फील, पोएट क्या फील करता है जब वो कैसोना ट्री के बारे में सोचता है। एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड, गुस्सा और एकदम बेचैन हो जाता है, नहीं, नॉट एट ऑल, है ना। इनडिफरेंट एंड कॉल्ड, यानी कि किसी से भिन्न, बिल्कुल सबसे भिन्न हो जाता है ना। किसी को किसी मतलब उसको किसी से कुछ मतलब ही नहीं, इनडिफरेंट मतलब किसी से कुछ मतलब ही नहीं होना, ठीक है। एंड कॉल्ड, बिल्कुल एकदम ठंडा पड़ जाता, नहीं। ऑप्शन नंबर सी नॉस्टैल्जिक, सेंटिमेंटल एंड इमोशनल, बिल्कुल ये राइट ऑप्शन होने वाला है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है फियरफुल एंड एंग्शियस, यानी कि बिल्कुल डर का माहौल और बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता है, ठीक है ना। ये तो ऑप्शन सही होने हो सकता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, नॉस्टैल्जिक, मतलब कि पुरानी यादें ताज़ा होने का, है ना, उसे है ना फील होता है। और दूसरा सेंटिमेंटल, यानी कि भाव हो जाता है। और इमोशनल, सेंटिमेंटल इमोशनल बहुत आर द सिमिलर वर्ड्स बट हैज़ काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग, ठीक है। चलो, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। हु डज द पोएट स्पेसिफिकली रिमेंबर वाइल डिस्क्राइबिंग द ट्री। तो पोएट जो है किसको याद करता है जब ट्री को डिस्क्राइब करता है, व्याख्या करता है। जब ट्री यानी पेड़ की, कैसोना ट्री की व्याख्या करता है तो उसको किसकी याद आती है, किसको याद करता है। हर फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, नॉट एट ऑल। हर पेरेंट्स, नॉट एट ऑल। हर डिसीज्ड सिबलिंग्स, यस, डिसीज्ड मतलब जो गुजर चुके हैं, है ना, जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, है ना, उनके भाई बहनों को याद करता है, ठीक है, उनको याद करता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टीचर को तो बिल्कुल याद नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज द पोएट होप टू अचीव थ्रू द पोएम। तो पोएम जो है वो क्या आशा करता है, पोएम के थ्रू क्या अचीव करता है, क्या प्राप्त करता है। टू टीच पीपल अबाउट ट्रीज, ट्री के बारे में कौन बताएगा, नहीं बताएंगे, पोएट नहीं बताएंगे, ठीक है। टू इमोर्टलाइज द कैसोना ट्री एंड द मेमोरीज इट होल्ड्स, ऑफकोर्स पोएम यही आशा करते हैं कि इस पोएम के थ्रू उन्हें क्या प्राप्त हो कि ये जो पेड़ है ये अमर हो जाए, इमोर्टलाइज हो जाए, है ना, और उनकी मेमोरीज जो यादें हैं, है ना, वो हमेशा बनी रहे, उनकी जो यादें हैं बचपन की वो हमेशा बनी रहे। टू प्रमोट डिफॉरेस्टेशन, नहीं, डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई होती है, पेड़ों की कटाई होती है, उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। टू राइट अ साइंटिफिक स्टडी, नहीं, वो साइंटिफिक स्टडी लिखने के लिए, है ना, या करने के लिए नहीं बोल रहे हैं पोएट, ठीक है। वो ऑप्शन नंबर बी को ही, है ना, क्या अचीव कर रहे हैं, है ना, वही आशा करते हैं कि कैसोना ट्री को हमेशा अमर कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मूड ऑफ द पोएम। कौन सा ऐसा ऑप्शन है यहाँ पे, देखो ABCD दे रखा है, जो पोएम के मूड को डिस्क्राइब करता हो। सेलिब्रेटरी एंड ह्यूमरस, नहीं। रिफ्लेक्टिव एंड मेलैंकोलिक, ऑफकोर्स इट मेट बी। सी मिस्टीरियस एंड सस्पेंसफुल, नहीं, ये मतलब रहस्यमय बातें नहीं हो रही इस पोएम के अंदर ना। क्वेश्चन नंबर डी एंग्री एंड रिबेलियस, नहीं, ऐसे कोई विद्रोह रूप की बात नहीं की गई पोएम के अंदर। पोएम के अंदर बात रिफ्लेक्टिव हुई है ना, मेलैंकोलिक यानी दुख और दर्द की बातें हुई है, क्योंकि पोएम के अंदर पोएट ने अपने बचपन के जो, है ना, भाई बहन थे जो काफ़ी उनके क्लोज थे, उनको खो दिया है, इसी के बारे में बात की गई जो कि पोएम के मूड को डिस्क्राइब करती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, विच लिटरेरी मूवमेंट और डज तोड़ुदत्त पोएट्री इंक्लूडिंग दिस पोएम रिफ्लेक्ट।
तो कौन से है ना जो पोएट्री है उनकी तोड़दत्त की, इस पोएम के अंदर भी है ना कौन से लिटरेरी मूवमेंट को याद दिलाती है, को रिफ्लेक्शन देती है, इस पर प्रकाश डालती है? मॉडर्निज्म, रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म। तो राइट आंसर है आपका रोमांटिसिज्म। क्या है? रोमांटिसिज्म इज द राइट आंसर। तो लिटरेरी मूवमेंट उनका रोमांटिसिज्म से लेकर है ना, जो इस पे प्रकाश है ना डालते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23, द पोइट्स रेफरेंस टू द ट्री बीइंग डियर डिस्पाइट इट्स रगडनेस शोज, है ना। तो ध्यान लगाना, पोएट ने जो रेफरेंस दिया है ट्री का, डियर दिया है, ना कि रगडनेस, यानी कि डियर मतलब प्रिय, है ना, सरल, और रगडनेस यानी कठोरता, है ना, कठोरता बद्धापन, इसके बजाय है ना, कठोरता बद्धापन के बजाय उन्होंने ट्री जो है, ट्री का रेफरेंस कैसा रखा है? डियर रखा है, प्री रखा है। तो इसका ये क्या शो करता है? नेचर्स इम्परफेक्शन मेक इट अनअपेलिंग। ऑप्शन नंबर बी, इमोशनल अटैचमेंट कैन मेक समथिंग ब्यूटीफुल रिगार्डलेस ऑफ इट्स अपीयरेंस। ऑप्शन नंबर सी, द ट्री डिसलाइक्स द ट्रीज अपीयरेंस, द पोएट डिसलाइक्स, पोएट डिसलाइक्स द ट्रीज अपीयरेंस, यानी कि पोएट क्या उसे नापसंद करता है ट्री के रूप को। ऑप्शन नंबर डी, द ट्री इज़ फिजिकली वीक, ट्री जो है ना फिजिकली है ना जो है कमज़ोर है, बट इमोशनली स्ट्रॉन्ग। ये आंसर बिल्कुल भी सही नहीं लगते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, इमोशनल अटैचमेंट, है ना। पोएट का जो रेफरेंस है ट्री को लेकर, है ना, वो डियर क्या शो करता है कि पोएट का जो ट्री के साथ इमोशनल अटैचमेंट है कैन मेक समथिंग ब्यूटीफुल, और कुछ अच्छा बना सकता है, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ इट्स अपीयरेंस। ज़रूरी नहीं कि उसका रंग रूप कैसा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ट्री का, ठीक है। तो इमोशनल अटैचमेंट जो है वो कुछ अच्छी चीज़, सुंदर चीज़ बना सकता है ना, है ना। पोएट का रेफरेंस ट्री को लेकर ये है, और डियर वर्ड इसी के लिए यूज़ किया गया, ठीक है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ आर कैसुना ट्री? तो कैसुना ट्री का सेंट्रल आइडिया क्या है? द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, द पावर ऑफ वेल्थ एंड स्टेटस, द इटर्नल बॉन्ड बिटवीन मेमोरीज, नेचर एंड लव्ड वंस, एंड ऑप्शन डी इज हाउ टू प्लांट ग्रो एंड कैसुना ट्री। ये तो बिल्कुल भी हो सकता है कि किस तरीके से पेड़ को बोएं और उसे बड़ा करें कैसुना ट्री को, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो ध्यान लगाओ, एटर्नल बॉन्ड यानी कि बिल्कुल कभी ना टूटने वाला, हमेशा चलने वाला, एटर्नल, है ना। एटर्नल बॉन्ड बिटवीन मेमोरीज यानी यादों के बीच में, नेचर और लव्ड वंस यानी कि उसके जो प्रेमी थे, प्रेमी कौन थे? उसके बचपन के जो भाई बहन उनको खो दिया था, उनके, है ना, बॉन्ड यानी कि बंधन को, है ना, ये कैसुना ट्री जो है दर्शाता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों इसी तरीके से इस पोएम बेस्ड जो एमसीक्यूज है वो खत्म होते हैं। अब मैं आपको करवाने वाला लाइफ एंड वर्क्स ऑफ, है ना, तोड़दत्त से रिलेटेड एमसीक्यूज ट्राई करवाने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि तोड़दत्त के लाइफ एंड वर्क्स के ऊपर भी हम एमसीक्यू ट्राई करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हेन वाज तोड़दत्त बॉर्न? तोड़दत्त का जन्म कब हुआ? 1856, 1850, 1846, 1861। तो राइट आंसर है 1856। किसको कैसे याद करोगे आप? रिवोल्ट ऑफ 1857 को इंटरलिंक कर दो, है ना, उससे एक साल पीछे चले जाओ, आपका आंसर बन गया 1856 तोड़दत्त, 1856 बॉर्न, ठीक है। तोड़दत्त वॉज अ पॉइनरिंग राइटर फ्रॉम विच कंट्री? सेकंड क्वेश्चन क्या है कि तोड़दत्त कौन से कंट्री से पॉइनरिंग, है ना, पॉइनरिंग, है ना, ये पॉइनरिंग का मतलब क्या होता है? यानी कि अग्रिम मतलब एक स्टेप एडवांस्ड राइटर थे वो। कैसे थे? एडवांस राइटर। तो कौन सी कंट्री से थे? इंग्लैंड, फ्रांस, इंडिया, यूएसए। इंडिया से थे। कौन सी कंट्री से थे? इंडिया से थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डिड तोड़दत्त राइटिंग? कौन सी लैंग्वेज में लिखते थे वो? इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, बंगाली, संस्कृत एंड तमिल, उर्दू एंड पर्शियन। तो राइट आंसर है इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो इंग्लिश और फ्रेंच में तोड़दत्त अपनी जो राइटिंग है ना, पोएम्स वगैरह वो करते थे दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश एंड फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तोड़दत्त फादर गोविंद चुंदर दत्त वॉज अ प्रोमिनेंट, है ना, फिगर इन विच फील्ड? तोड़दत्त के जो फादर है वो कौन से फील्ड में, है ना, प्रोमिनेंट मतलब अग्रिम, है ना, बहुत ज़्यादा एडवांस, है ना, कौन से किस फील्ड में वो सबसे प्रोमिनेंट फिगर थे? साइंस, लिटरेचर, पॉलिटिक्स या बिजनेस? तो उनका राइट आंसर है बी इज़ द राइट आंसर। लिटरेचर में वो काफ़ी अच्छे एक प्रोमिनेंट फिगर थे, है ना, जाने माने शख्स थे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द तोड़दस फेमस मोस्ट फेमस वर्क्स। कौन सा तोड़दत का सबसे जाना पहचाना है ना पॉपुलर वर्क है? गीतांजलि। गीतांजलि तो ऑब्वियसली रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी, और मैं आपको इसी के साथ ये बता दें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी थी। उन्हें लिटरेचर अवार्ड इस पूरी दुनिया में पहली बार मिला था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए मिला था। और कौन से ईयर मिला था? 1913 मिला था। ये आपको याद रहना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो लिटरेचर है नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए कौन सी ईयर में? 1913 यानी कि 1913 में। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखो, एंशिएंट बैलाड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। नहीं, इसके लिए फेमस नहीं थे, ऑब्वियसली इसके लिए ही फेमस थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, द गाइड। नहीं, द गाइड तो शायद किसने लिखी थी? आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट, है ना, दैट वर्क ऑफ द राइटर। किसने लिखी था, है ना, ये गाइड किसने लिखी थी? आपको याद रहना चाहिए। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये तो आपको पता है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय जिन्होंने एक किताब लिखी है ना, वो मॉडर्न राइटर हैं, इंडिया की मॉडर्न राइटर हैं, जिन्होंने एक बुक लिखी थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है। तो आपको इन किताबों के यानी कि इन राइटिंग्स के बारे में भी आपको ध्यान रहना चाहिए। हालांकि मुझे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और गीतांजलि तो याद है, द गाइड का मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो तोड़दत्त का सबसे फेमस वर्क था एंशिएंट बैलाड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। क्वेश्चन नंबर 6, तोड़दत्त पास्ड अवे एट द यंग एज ऑफ। तोड़दत्त इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे बहुत ही अर्ली एज में, है ना। उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। सोचो यार, 21 साल में इंसान क्या क्या करके चला जा रहा है। ठीक है ना। भगत सिंह ने भी 21 साल की उम्र में, शायद हाँ लगभग 21 साल की उम्र में ही उन्होंने भी फांसी को गले लगा लिया था देश की आज़ादी के लिए। ठीक है। और तोड़दत्त ने भी क्या राइटिंग करके गए वो भी, है ना। 21 साल की उम्र में क्या राइटिंग, यहाँ पे 21 साल की उम्र में तो हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, है ना, और 28 साल की उम्र में यूपीएससी कर रहे होते हैं, है ना, यानी कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे होते हैं। हाँ, चलो क्या बदकिस्मती हुई, है ना, कि अपन तैयारियां कर रहे हैं बस, और जॉब ले रहे हैं, और कर कुछ नहीं, मतलब बड़ा कुछ नहीं हो रहा है, बस तैयारियां हो रही है, बस घर चल रहा है, परिवार चल रहा है, और वही लॉन्च चल रहा है उसके बाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। तोड़दत्त वर्क अ श्रैब ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स इज अ कलेक्शन ऑफ। तोड़दत्त का जो वर्क है अ श्रैब ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स इज अ कलेक्शन ऑफ, कौन सा कलेक्शन में है? देखो, एक कलेक्शन माने क्या होता है, मतलब कि ये बहुत सारी राइटिंग एक साथ निकालते हैं, उसमें एक कलेक्शन मतलब कि पूरा एक जो जैसे कि जिस तरह के एल्बम होता है ना, एल्बम में बहुत सारे गाने निकलते हैं, वैसे इनके एक कलेक्शन निकलते हैं। ठीक है। कलेक्शन, राइटिंग कलेक्शन निकलते हैं, उसका एक नाम दिया गया था। ठीक है। तो कौन से कलेक्शन में आता है? ओरिजिनल पोएम्स, ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच पोएट्री, शॉर्ट स्टोरीज एंड एसेस। तो इसका जो कौन से कलेक्शन में दिया था? ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच पोएट्री। इस कलेक्शन में अ श्रैब ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स का, है ना, तोड़दत्त का वर्क है ना, इस कलेक्शन का वर्क है। ओके। ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, तोड़दत्त इज ऑफन रिगार्डेड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन राइटर टू गेन रिकॉग्निशन। तोड़दत्त तो सबसे पहले, है ना, रिगार्डेड, है ना, उनको मान सम्मानित किया गया एज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन राइटर्स। सबसे पहले जो इंडियन भारतीय लेखक हैं, है ना, जिनको पहचान मिली, है ना, यूरोप में, है ना, अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, है ना। तोड़दत्त जो पहले हैं, है ना, सबसे अर्लीस्ट मतलब सबसे पहले भारतीय लेखक हैं जिनको पहचान मिली, कहाँ पे? वो भी यूरोप में। थिंक अबाउट इट, है ना, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वाज ही, है ना, व्हाट काइंड ऑफ मैन ही वाज। ओके। सो ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग थीम इज प्रोमिनेंट इन तोड़दत्त वर्क। तो तोड़दत्त के जो वर्क हैं उनमें सबसे खास प्रोमिनेंट, है ना, खास जो वर्क है ना, थीम क्या होती थी बताइए? साइंस फिक्शन, इंडियन मैथोलॉजी एंड कल्चर, पॉलिटिकल सटायर, रोमांटिक कॉमेडी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंडियन मैथोलॉजी एंड कल्चर। इंडियन मैथोलॉजी ने यानी कि वो मैथोलॉजी की बात करते थे, है ना। मैथोलॉजी में क्या आता है? देवी देवता आते हैं, ये है ना, चमत्कार आते हैं, इनके बारे में भी वो अपनी थीम रखते थे अपने काम में, अपनी राइटिंग स्टाइल में, है ना। और कल्चर की भी बात करते थे, है ना, इंडिया के कल्चर की भी बात करते थे अपनी राइटिंग में। क्वेश्चन नंबर 10, तोड़दत्त बियांका और द यंग स्पेनिश मैडन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नोवेल, अ प्ले, अ पोएम, अ शॉर्ट स्टोरी। तो उन्होंने तोड़दत्त ने ये एक नोवेल लिखी थी जिसका नाम था बियांका और द यंग स्पेनिश मैडन। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया। ओके, देयर इज नो 11 क्वेश्चन। ओके, सो आई होप you liked this video, and don't forget to subscribe this channel and hit the like button and write in the comment box what you want from me. Okay, till then, goodbye, take care, and thank you so much, and keep writing and keep practicing MCQs and
get the selection in your work though exam. Till then, goodbye, take care, and thank you so much. Happy day, happy learning.